नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात हम करेंगे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि आज तक अगर हमारा देश इस्लामिक देश नहीं बन पाया तो इसके पीछे ऐसे कौन से संगठन की ताकत है जिसने हमें आज तक बचाए रखा है और हम सुरक्षित हैं, हमारे देश का संविधान सुरक्षित है। तो जितने भी साथी इस लाइव से जुड़े हुए हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। बहुत सारे साथी इस लाइव को सुनने लगे हैं बट दे आर ओनली लिसनिंग। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द पर्सन्स हु आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, प्लीज शेयर। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ये विचार साथियों आगे नहीं बढ़ेंगे और इन विचारों का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। विक्रम जांगड़ा जी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी जय श्री राम। तो आज हम एक ऐसे एनजीओ का जिक्र करेंगे कि वो संगठन क्यों बना, उस संगठन बनने का क्या कारण था, क्या जरूरत पड़ी और वो संगठन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने व्यक्तियों से शुरू हुआ और आज उस संगठन में सदस्य कितने हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी ने पता है कि 1885 में एक अंग्रेज जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी भारत में। और कांग्रेस की स्थापना भारत में किस लिए की गई थी? जब 1857 की क्रांति हुई तो साथियों 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत के शासन की बागडोर ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले ली थी और ब्रिटिशर्स को ये महसूस हो गया था कि अब यहाँ पर शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने 1860 में डियर फ्रेंड्स अंग्रेजों ने कानून बनाए, जो कि मैं हर लाइव में जिक्र करता हूँ कि वे कानून आज भी हमारे देश में चल रहे हैं, जिन कानूनों को हटाने की सख्त आवश्यकता है। आवाज़ सभी ने उठानी चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो हमारे देश में चल रहे हैं उन कानूनों का हमारे देश में अब कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कानून गरीबों को न्याय नहीं दिला पाते। यही कारण है कि भारत में डियर फ्रेंड्स इतने केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार का मतलब ये कानून व्यवस्था हमारे देश में है, जो कि अंग्रेजों की देन है। तो फिर आगे चलकर साथियों 1885 में अंग्रेजों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गठन करते हैं और कांग्रेस पार्टी का गठन करने का एक ही कारण था कि यहाँ पर शासन करना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं, जागने लगे हैं और इसलिए यहाँ पर अगर शासन करना है तो यहाँ के लोग शामिल करने होंगे। तो A.O. ह्यूम ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गठन किया, जिसमें कहा गया कि भारत से व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनकी राय के हिसाब से देश में कानून बनेंगे, उनकी राय ली जाएगी। एक्चुअली में क्या था कि एक प्रोपेगेंडा था अंग्रेजों का। तो कांग्रेस पार्टी में साथियों बहुत अच्छे व्यक्ति भी शामिल हुए और जो लालची किस्म के व्यक्ति थे वो भी शामिल हुए। आगे चलकर आपने जैसे कि पढ़ा होगा इतिहास, थोड़ा बहुत तो सभी ने पढ़ा है, चाहकर या न चाहकर सभी ने पढ़ना पड़ा है
कि फिर वो दो भागों में नेता बट गए थे, नरम दल और गरम दल बने। तो जो नरम दल में थे साथियों, उनका ये मानना था कि कोई भी काम है वो अहिंसा से हो जाएगा, हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, नरमाई से काम लेंगे। लेकिन कुछ गरम दल के नेता थे, उनका मानना था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ाई ही करनी होगी, इन्हें मारना होगा, इन्हें यहाँ से भगाना होगा। तो वहाँ दो प्रकार की विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी में। जैसे कि आप सभी ने पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए, जो कि बाद में उन्हें पता चला कि कांग्रेस पार्टी का तो एजेंडा ही कुछ और है। एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के जितने साथी जुड़ते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं और ब्रॉडकास्ट पर जुड़ने में उनका स्वागत भी करता हूं। तो साथियों, 1907 में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसे शख्स शामिल हो जाते हैं जिनका नाम था केशव बलराम हेडगेवार। 1907 में वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। वो महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र के नागपुर से। तो केशव बलराम हेडगेवार कांग्रेस में काम करते हैं। शुरू में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1917 में, डियर फ्रेंड्स, 1917 में तुर्की देश आपने सुना होगा, जो कि एक मुस्लिम देश है, तुर्की के खलीफा को कुर्सी से हटाने की मांग होने लगी और मुस्लिम नहीं चाहते थे कि ये जो खलीफा का पद है, खलीफा की जो कुर्सी है, ये खाली हो। तो उन्होंने पूरे विश्व में जहां जहां पर मुस्लिम थे, हर देश में संदेशा भेजा कि यहाँ जो खलीफा का पद है वो खत्म किया जा रहा है, खलीफा की कुर्सी को खाली करवाया जा रहा है। तो ये संदेशा भारत में भी पहुंचा। अब भारत में भी आप सभी जानते कि मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो जो महात्मा गांधी थे, ये बहुत ही सूझबूझ वाले इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। इन्होंने सोचा कि अगर इस आंदोलन को ये बताएंगे भारत की जनता को कि ये खलीफा के कुर्सी बचाने के लिए आंदोलन है, कि खलीफा का पद खत्म किया जा रहा है, खलीफा को कुर्सी से उतारा जा रहा है, खलीफा की कुर्सी खाली करवाई जा रही है, तो भारत के लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने खलीफा की जगह साथियों खिलाफत आंदोलन का नाम दे दिया। आपने सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा खिलाफत आंदोलन, जो 1917 में हुआ था। तो खिलाफत के नाम से बहुत सारे हिंदुओं ने भी उस आंदोलन में भाग लिया। जो मुस्लिम थे उन्होंने तो लेना ही था, उन्हें तो सारा पता भी था कि ये प्रोपेगेंडा है क्या। तो जो केशव बलराम हेडगेवार थे, उनकी समझ में ये बात आ जाती है कि यहां तो कुछ और चल रहा है, यानी कि यहां पर अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। मुस्लिम अपीजमेंट यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है पूरे विश्व में, और कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। हालांकि उन्होंने एकदम से कांग्रेस पार्टी का रिजाइन नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी। 1922 में, यानी 1917 से 5 साल बाद, हर साल उस समय अधिवेशन होते थे कांग्रेस पार्टी के अलग अलग शहरों में। 1922 में नागपुर में ही कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, तो उसमें भी हेडगेवार जो थे वो भाग लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते हैं। फिर 1925 में, डियर फ्रेंड्स, 1925 में कोलकाता के अंदर, शायद
मुझे जहां तक याद आ रहा है, वहां पर जो अधिवेशन होता है उसमें भी वो भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि यहां कुछ और चल रहा है और हिंदुओं को बचाने के लिए कोई अलग संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश आजाद भी हो गया तो भी यहां हिंदू नहीं बचने वाले। तो केशव बलराम हेडेगवार ने एक योजना बनाई और अपने घर में ही पहली मीटिंग करते हैं साथियों। वो प्रचार प्रसार करते हैं कि मेरे घर पे मीटिंग है, कोई प्लानिंग करेंगे। तो पहली जो मीटिंग होती है उसमें सिर्फ 12 सदस्य भाग लेते हैं, ओनली 12, और 12 सदस्यों को वो समझाते हैं और बहुत जल्द साथियों 12 से 1200 हुए, 12,000 हुए, 12 लाख हुए और आज उनकी संख्या करोड़ों में है। तो 12 व्यक्तियों की वो मीटिंग लेते हैं, 12 के 12 व्यक्ति उस बात से सहमत हो जाते हैं कि हाँ, अगर हिंदुओं को बचाना है तो एक संगठन की जरूरत है। तो फिर साथियों जो उनके घर से ही शुरुआत हुई थी, हेडेगवार के घर से, नागपुर से, 27 सितंबर 1925 को, यानी कि आज 2025 चल रही है, उस संगठन को का 100वां वर्ष चल रहा है, यानी कि ठीक 5 महीने में उस संगठन के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और उस संगठन का नाम साथियों क्या है? RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसने भारत में हिंदुओं को बचाए रखा। उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अब 2025 है, यानी कि अब उसका 100वां वर्ष चल रहा है। सितंबर में 27 सितंबर को नींव रखी थी और 27 सितंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो वो जो संगठन था साथियों, अगर वो संगठन, उस संगठन में शुरू में जो केशव बलराम हेडेगवार थे, उन्होंने खुद ने ही, क्योंकि कुछ आते थे 50 आए, किसी दिन 100 आए, तो हिंदुओं को जगाने के लिए उन्होंने योग सिखाना शुरू किया। जो शुरू की जो प्रैक्टिस थी साथियों, योग, सूर्य नमस्कार और लाठी चलाना सिखाते थे वो। और धीरे धीरे साथियों RSS बढ़ता गया, सदस्य जुड़ते गए और आज RSS दुनिया का सबसे बड़ा NGO बन चुका है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा है। अब रही बात डियर फ्रेंड्स की इसके ऊपर बैन कब लगे। RSS के ऊपर 3 बार बैन लग चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है नथु राम गोडसे। महात्मा गांधी को गोलियां मारते हैं, 3 गोलियां लगती हैं महात्मा गांधी को, और वही मौके पर महात्मा गांधी ढेर हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी की जब हत्या होती है तो उस समय नेहरू RSS को बैन कर देते हैं कि नथुराम गोडसे RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब नथुराम गोडसे ने अच्छा काम किया या अच्छा काम नहीं किया, ये आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नथुराम ने महात्मा गांधी को मारकर, उनकी हत्या करके अच्छा काम किया या उन्होंने राष्ट्रपिता को खत्म कर दिया। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपिता की संज्ञा अगर महात्मा गांधी को दी जा रही है, तो मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ये उपाधि बिल्कुल गलत नजर आ रही है। क्यों?
क्योंकि हम भारत को माता कहते हैं। हम भारत को माता कहते हैं और भारत में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने का काम किया, अपने जान की बाजी लगाई, जान की कुर्बानी दी, जेल की यातनाएं सही, वो सभी भारत मां के वीर सपूत कहलाई है। वीर सपूत यानी कि वो भारत माता के वीर बेटे हैं। भारत को सिर्फ हर भारतवासी के लिए भारत की जो मिट्टी है वो भारत की मिट्टी, भारत की माता के रूप में हम उस मिट्टी को पूजते हैं। तो उसका कोई पति नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पति होगा तो पति होगा तभी पिता बनेगा, पति के बिना पिता नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लग रही है। उन्होंने अगर भारत की आजादी में कोई योगदान दिया है तो वीर सपूत हो सकते हैं, बट राष्ट्रपिता की उपाधि बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी बात कि महात्मा गांधी का इतना योगदान भी नहीं है कि उन्होंने जो 565 के लगभग रियासतें हमारे देश में बची हुई थी और जिस समय भारत आजाद हुआ तो उन रियासतों को जब मिलाया जा रहा था, यानी कि उन्हें एकत्रित किया जा रहा था, तो उस समय सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाने वाले थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी का उसमें कोई रोल नहीं है। जितनी भी देशी रियासतें एकत्रित की और पूरा मतलब एक भारत को संगठित किया गया, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि महात्मा गांधी को। दूसरी बात, डियर फ्रेंड्स, जब भारत का कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस विषय पर मंथन हो रहा था और उनकी वोटिंग होती है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। अध्यक्ष का मतलब यही था कि अब देश की बागडोर किसके हाथ में आनी है। उस समय भी वोटिंग उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हक में ही हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को मना कर दिया था कि आप यहां से हट जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाना था। तो उनका इतना मैं रोल नहीं मानता। बाकी अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना विचार होता है। आपको ये बात कहाँ तक सही लगती है, अपने राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी राय सही है, इट में भी कि आपकी राय सही हो, आपको महात्मा गांधी कहीं ना कहीं से क्रांतिकारी नजर आ रही हो, बट मुझे महात्मा गांधी कहीं से क्रांतिकारी नजर नहीं आ रहे। मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन भारत का जो विभाजन है, भारत का जो विभाजन हुआ, लाखों लोगों की बेवजह मौत हुई, ये जो एक किस्म से मैसेक्रे हुआ, यानी कि नरसंहार हुआ, रेप हुए महिलाओं के, तो शायद महात्मा गांधी प्रयास करते तो ये रुक भी सकता था बंटवारा, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। और डियर फ्रेंड्स, फिर महात्मा गांधी की जब हत्या हो जाती है तो आरएसएस का एजेंट मानते हुए नथुराम गोडसे को कि ये आरएसएस का एजेंट है, और तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन बता दिया था कि ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए आरएसएस को बैन कर देना ही सही है। तो जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन मानते हुए बैन कर दिया था। हालांकि साथियों,
मैं काफी बार देखता हूं कि अब भी नथुराम गोडसे को बहुत सारे आतंकवादी कहते हैं। एक हत्यारे में और आतंकवादी में दिन रात का फर्क है। हाँ, आप हत्यारा कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने हत्या की है। जो हत्या करता है उसे हत्यारा कह सकते हैं, लेकिन हत्यारा और आतंकवादी में डिफरेंस होता है। किसी एक व्यक्ति को मारने से कोई आतंकवादी नहीं होता, वो हत्यारा हो सकता है। और उन्होंने भी किसी पर्पज के लिए या हिंदुओं को के हितों को मद्देनजर रखते हुए उनका कत्ल किया हो, उनका मर्डर किया हो। इसके बारे में मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप अपना सुझाव लिख सकते हैं। दूसरी बार डियर फ्रेंड्स बैन होता है फिर 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर डियर फ्रेंड्स कुछ केसेस चल रहे थे और इंदिरा गांधी को 5-6 साल के लिए चुनाव न लड़ने के आदेश दे दिए थे कोर्ट ने कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इंदिरा गांधी ने डियर फ्रेंड्स पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई, आरएसएस को बैन कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा संगठन बन चुका था वो। और 1976 में फिर 1976 में इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा की ही हत्या कर दी। क्योंकि अगर किसी साथी ने संविधान पढ़ा हो तो संविधान का जो पहला पेज है उसके ऊपर प्रिम्बल लिखी होती है, प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना में लिखा हुआ भी है बाकायदा कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। यानी कि आत्मा है, इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन अकेले इंदिरा गांधी ने अकेले ही, कोई ये नहीं कि वहां पर भी कोई बहुमत कोई बिल लेके आई हो, वो उस पर कोई 2/3 जो बहुमत होता है उससे वो पास हुआ हो, नहीं। अकेले इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रिम्बल यानी द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which is called soul of constitution is killed by इंदिरा गांधी। यानी कि संविधान की प्रस्तावना जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है वो इंदिरा गांधी के द्वारा मार दी जाती है। यानी कि 42वां संशोधन कर देती है संविधान में, और संविधान में डियर फ्रेंड्स 2 शब्द नए जोड़ देती है, सेक्युलर और सोशलिज्म। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने इस संविधान को धर्मनिरपेक्ष बताया है, डियर फ्रेंड्स वो लोग मिसगाइडेड हो चुके हैं। उन्हें संविधान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बाबा साहब ने कोई सेक्युलर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये सेक्युलर वर्ड 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐड किया। इस शब्द का बाबा साहब से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक। सच्चाई को समझने की आप कोशिश करें। आज सेक्युलर वर्ड डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिबेट में आता है कि ये जो देश है ये सेक्युलर देश है, ये बाबा साहब का देश है। बाबा साहब ने सेक्युलर वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि बाबा साहब को पता था कि ये हिंदू राष्ट्र है। और बाबा साहब ने एक बात और, मतलब जो अपनी जो उन्होंने थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखी, बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है थॉट ऑन पाकिस्तान, उसमें बेकायदा लिख भी दिया था
कि अगर धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया है तो जितने भी मुस्लिम यहाँ बचे हुए हैं इन्हें वहीं पर चले जाना चाहिए, और जितने हिंदू वहां गए हैं उन्हें भारत आ जाना चाहिए। ये बाबा साहब का विचार था, क्योंकि बाबा साहब इनके बारे में भली भांति जानते थे, वो बहुत विद्वान थे। और अगर उन्हें इतना ही अच्छा लगता कि भाई ये जो इस्लाम है ये बहुत अच्छा है और इस्लाम की वजह से आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंचे हैं, संविधान सभा में आप पहुंचे हैं, तो वो बौद्ध की जगह इस्लाम धर्म ही अपना लेते। और फिर बाबा साहब के साथ साथ पता नहीं करोड़ों लोग इस्लाम को कबूल कर लेते। लेकिन बाबा साहब ने इनकी थ्योरी का पता है कि इनकी थ्योरी क्या है। ये यहां पर मजबूरी में कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। जिस दिन इनकी सत्ता आ गई उस दिन डियर फ्रेंड्स कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचना। ये बात मैं कई लाइव में बता चुका हूं कि बंगाल से जो दलितों के नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके बारे में आपने जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा में बाबा साहब को भेजने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल ही हैं। आप सिर्फ इतना तो पढ़ लेते हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, बाबा साहब ने संविधान लिखा, जय भीम जय भारत जय संविधान नारे लगा दिए आपने, बट आपने वो चीजें नहीं पढ़ी कि बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे कैसे थे। बाबा साहब अपनी जो उनकी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो निर्वाचन क्षेत्र था, वहां से तो बाबा साहब हार गए थे मुंबई से। तो फिर बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे कैसे? जितने भी सदस्य हैं संविधान सभा में गए थे डियर फ्रेंड्स, वो वैसे नहीं गए, वो चुनाव लड़के गए थे। तो बाबा साहब चुनाव हार गए थे, तो वो पहुंचे कैसे फिर? कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। कांग्रेस पार्टी का मतलब सिर्फ दो ही व्यक्ति थे कांग्रेस पार्टी, नेहरू और गांधी, कि बाबा साहब की संविधान सभा में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी एंट्री हो जाती है। कैसे एंट्री होती है कि जो बंगाल था, बंगाल में डियर फ्रेंड्स जो नेता थे दलितों के वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और जोगेंद्र नाथ मंडल मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल करीब थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाना था, देश का विभाजन करवाना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जोगेंद्र नाथ मंडल को कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान में चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान में चलेंगे, यहां तो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणों के पास हम सुरक्षित नहीं है, हमारे यहां भेदभाव हो रहा है, तो हम वहां चलेंगे, पाकिस्तान में चलेंगे। भीमा बागड़ी जी जय श्री राम, हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमा बागड़ी एक बलियाड़ी गांव से, भिवानी जिले का सबसे बड़ा गांव है बलियाड़ी, और बहुत ही बेहतरीन कलाकार भीमा बागड़ी, जो रामलीला में डियर फ्रेंड्स हर साल भाग लेते हैं और बहुत ही पॉपुलर वहाँ के कलाकार हैं, जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगे कि बाबा साहब जो हैं अंबेडकर जी, वो वहां से चुनाव हार गए हैं, मुंबई से, साउथ मुंबई से। आप ऐसा करो, अपनी सीट अंबेडकर जी को दे दो और हम अंबेडकर जी को यहां से जिताएंगे। मुसलमानों को मैं बोल दूंगा कि वोट अंबेडकर को देने हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि आपने दलितों के वोट, दलितों का समर्थन पाकिस्तान के हक में करवाना पड़ेगा। उनका साथियों ये एक क्या बोलते हैं उसे,
एक मतलब बार्गेन हो गया, उनका समझौता हो गया इस बात पे कि मैं मुसलमानों के वोट अंबेडकर को दिलाऊंगा, आपने दलितों के वोट पाकिस्तान के हक में डलवाने हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल यस बोल देते हैं और फिर जोगेंद्र नाथ मंडल की सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों को बोल देते हैं कि अंबेडकर को वोट देने हैं, अंबेडकर जी जिताने हैं, हमने पाकिस्तान में चलना ही है। तो जो मुसलमान थे वो अंबेडकर को वोट करते हैं और अंबेडकर जीत जाते हैं और संविधान सभा में एंट्री कर जाते हैं। वो एक उनका बार्गेन था डियर फ्रेंड्स। और ये चीजें मैंने आज तक डियर फ्रेंड्स, मैं इतनी अंबेडकर की सभा जो है उनमें गया हूं, मैंने भाषण सुने हैं, मैंने ये बातें बताते हुए किसी भी लीडर को नहीं सुना। एक भी लीडर ये सच्चाई नहीं बताता कि ऐसे ऐसे हुआ था, कि ये उनका एक समझौता था वोटों का। तो होता क्या है साथियों कि जोगेंद्र, जब भारत का विभाजन होता है, जोगेंद्र नाथ मंडल अपने उनके साथ जो दलित वोट बैंक था उन्हें लेकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहां पर बाबा साहब की एंट्री हो जाती है संविधान सभा में। अब जो नेहरू गांधी थे वो हैरान हो गए कि बाबा साहब के लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन ये तो खिड़की के रास्ते से संविधान सभा में आ गए। अब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे बाबा साहब। शुरू में जब जितने मेंबर थे वो उनकी संख्या 389 थी, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद उनकी संख्या घट जाती, क्योंकि कुछ सदस्य फिर पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि देश के टुकड़े हो गए तो संविधान सभा के भी टुकड़े हो गए। तो साथियों 389 जो सदस्य थे उनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, उनके अध्यक्ष थे स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद जी थे और जो स्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट चेयरमैन, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी डियर फ्रेंड्स पढ़े लिखे थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। ऐसी बात नहीं कि वो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो राजनीति में पीएचडी थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्योंकि जिसकी जो योग्यता है ना वो बतानी चाहिए। इसका मतलब हमने कोई अगर दूसरी कास्ट में पढ़ा लिखा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, हम उसको न बताएं तो वो हमारी मूर्खता है। उसके अंदर भी कैपेबिलिटी थी। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, लेकिन जो राजनीति की जो नॉलेज थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीएचडी थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो भी मतलब बहुत जानकार थे, ऐसी बात नहीं। और वो साधारण व्यक्ति भी थे। आपने उनकी अगर जीवनी पढ़ी हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कि वो कितने साधारण तरीके से राष्ट्रपति रहे हैं। तो जिनकी जो गुण होते हैं वो बताने चाहिए। उनकी कास्ट चाहे कुछ भी रही हो, उनकी पार्टी चाहे कुछ भी रही हो, जो अच्छाई है वो अच्छाई बतानी चाहिए। तो बाबा साहब को बना देते हैं डियर फ्रेंड्स प्रारूप समिति जो थी। प्रारूप क्या होता है? एक स्ट्रक्चर यानी कि ड्राफ्ट। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे नक्शा बनाते हैं, ड्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो नक्शा बनाते हैं और नक्शे के ऊपर फिर मिस्त्री काम करते हैं। तो 7 सदस्य की वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट करना था। ड्राफ्ट करने का मतलब जचाना था। और उनके चेयरमैन बना दिए जाते हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ज्यों के त्यों कानून, डियर फ्रेंड्स, जो अंग्रेजों के कानून थे वही कानून टेबल के ऊपर रख दिए जाते हैं और वही कानून ड्राफ्ट करने थे। और आज तक दुर्भाग्य की बात है, आज तक हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून ही चल रहे हैं। हम इस गलत फहमी में बैठे हैं कि ये कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर ये संविधान लिखते तो संविधान कुछ और ही प्रकार का होता। उनका काम था ड्राफ्ट करना। पुलिस कानून आज भी 1860 वाला है और देश में जो आंतरिक शांति कायम करती है वो कौन करती है? पुलिस। और पुलिस के पास कानून कौन से हैं? जो अंग्रेजों ने 1860 में बनाए थे। पढ़ के देख लेना कभी कि पुलिस कानून आज देश में कौन सा है? 1860 वाला। फिर आ गया डियर फ्रेंड्स, जो बाह्य जो सुरक्षा है, जिसकी सुरक्षा करती है मिलिट्री और पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी, उनके पास जो कानून है, उनके लिए जो कानून है, द सेम रूल, वही नियम है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। अब थोड़ी बहुत 2014 के बाद उनमें बदलाव हुआ है, वो भी पूर्ण तरीके से बदलाव नहीं हुआ है। तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, उनके लिए जब आज तक इस देश में अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, कारण क्या है? गरीब को न्याय क्यों नहीं मिलता? बिकॉज जितने भी लॉज इन इंडियन पेनल कोड्स, ये सारे कौन से? अंग्रेजों के द्वारा बनाई। अगर बात बदलने की आती है तो विरोध कौन करता है इनका कि नहीं, हम नहीं बदलने देंगे, तो बाबा साहब का संविधान है। कौन बोलता है ये वो बोलते हैं जो बहुजन समाज पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंड वॉश कर रखा है। उनका माइंड वॉश हो चुका है कि हम संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, ये बाबा साहब का संविधान है। अरे बाबा साहब का संविधान है, ये जो कानून है ये बाबा साहब के नहीं है, ये अंग्रेजों के कानून है। यही कानून आपके भाई बहन, आपके चाचे ताऊओं को न्याय नहीं मिलने देते, आप क्यों नहीं हटने देते? आज तक मैंने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को ये कहते हुए नहीं सुना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो पुलिस कानून अंग्रेजों का है हमारे देश में, इसे उखाड़ फेंको, गरीबों को न्याय नहीं मिलता। एक भी व्यक्ति ने आज तक, आप बता दो किसी ने कहीं पे भाषण में सुना हो और कोई रिकॉर्डेड वीडियो लाके मेरे सामने रख दो, मैं आपको मान जाऊंगा। बस ये कहते हैं हम संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, ये बाबा साहब का संविधान है। अरे बाबा साहब का संविधान है, बट ये कानून बाबा साहब के नहीं है। आपको पता है जो लोग कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं उनकी कितनी दुर्गति हो जाती है। तो फिर ऐसे कानूनों का क्या करोगे? क्या फायदा है ऐसे कानूनों का? पुलिस मन मर्जी से धाराएं लगा देती है और कोर्ट में ले जाके छोड़ देती है। व्यक्ति को अपने आप को सच्चा साबित करने में 20-20 साल लग रही है। एक गरीब व्यक्ति कहां तक जाएगा कोर्ट में? लास्ट में हार मान लेता है। तो ऐसे साथियों, ऐसे कानूनों का आप क्या करोगे? आप आवाज क्यों नहीं उठाते? कौन रोक रहा है आपको आवाज उठाने से?
आप सोचते क्यों नहीं कि जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, वो नेता डियर फ्रेंड्स वो कास्ट से तो दलित हैं, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आप देखेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब कहने को तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है वो दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है भाई, दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास प्रॉपर्टी कितनी है कभी पढ़कर देखना। 300 एकड़ जमीन में तो उनकी सिर्फ कॉफी की खेती होती है। क्या वो जो आदमी जो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करता है, कभी उनके हकों की बात करते हुए सुना है कि संविधान के ये से इन कानूनों को हटाओ, मेरे जो गरीब भाई हैं, जो दलित भाई हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा? बोलता है कभी? न्याय मिलो न मिलो, उनकी जेब भरी है। उन्होंने तो डियर फ्रेंड्स वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी हड़प रखी है। हम कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी ने तो यार दलित है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप जाति क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं जाति? ये मूर्खता तो हमारी है। हम जाति देख के सोच लेते हैं ये हमारा आदमी है। डियर फ्रेंड्स, हमारा आदमी जाति के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये हमारा आदमी हमारा भला सोच रहा है, हमारा भला करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हरियाणा में, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में बहुत पुराना राजनीतिक घराना मैं बता देता हूं शेड्यूल कास्ट का कौन सा है। कुमारी सैलजा के पिता दलवीर सिंह जी हुआ करते थे, जगन्नाथ जी हुआ करते थे, जो कि 32 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं। बताओ क्या भला करके गए हैं? कुमारी सैलजा ने कौन सा भला कर दिया है? कहां पर आपने आवाज उठाते हुए सुना है? आप जाति क्यों देख रहे हैं? कहीं सुना है कुमारी सैलजा को? कोई आप कुमारी सैलजा का एक काम गिना सकते हैं जो आपके हक में करके गई हो? और गई हो क्या? वो तो अब भी सांसद है। बताओ कब आपके हक में बोलती हुए आपने सुनी है? हम बस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 1975 में फिर आरएसएस को बैन कर दिया जाता है। 1976 में इंदिरा गांधी संशोधन कर देती है और ये सेकुलर वर्ड संविधान की प्रिम्बल में प्रस्तावना में घुसेड़ देती है, यानी कि संविधान की आत्मा की हत्या ही कर देती है। फिर तीसरी बार जो बैन होता है ये होता है डियर फ्रेंड्स 1992 में, 1992। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, और उस समय तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। और उसी समय जो आरएसएस है उसने सोच लिया कि अब तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। नहीं, उससे पहले वो इतनी सक्रिय नहीं थी राजनीति में। अब 1992 में वो खुलकर राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। और ये जितने जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं ये सारे आरएसएस से निकले हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और बड़े भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया था, क्योंकि उन्होंने पोखरण में परमाणु बम निरीक्षण किया था।
यानी कि भारत को एक परमाणु शक्ति दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस समय प्याज बहुत महंगे हुए थे और लोगों ने सिर्फ प्याज चाहिए था, प्याज महंगे हो गई क्योंकि जिस समय परमाणु का निरीक्षण होना था, परमाणु बम का पोखरण में राजस्थान में, तो वहां पर प्याजों की बहुत ज्यादा, क्योंकि प्याज ठंडे होते हैं, प्याज की बहुत ज्यादा डिमांड हुई। अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो वो चीज महंगी होगी। प्याज उस समय नियर अबाउट 100 रुपए किलो हो गई। इतने साल पहले प्याज का 100 रुपए किलो होना, अब भी 100 रुपए के 5 किलो दे रहे हैं प्याज। तो आज से इतने साल पहले और 100 रुपए प्याज का भाव होना, लोगों ने तो एक मुद्दा ही बना लिया कि प्याज इतने महंगे हो गए, हम आगे से वोट नहीं देंगे। लेकिन लोगों ने यह नहीं पता कि ये प्याज महंगे हुए क्यों हैं, कि भारत एक परमाणु शक्ति देश बनने जा रहा है। लोगों को परमाणु शक्ति बने, लोगों को भारत विकसित हो, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को 5 रुपए किलो प्याज चाहिए थे और प्याज हो गई 100 रुपए किलो, तो लोग तो सरकार के विरोध में आए। उन्हें यह नहीं पता कि ये प्याज महंगे हुए तो क्यों महंगे हुए हैं, प्याजों की आवश्यकता, ये डिमांड एकदम क्यों बढ़ी है। तो डियर फ्रेंड्स, 1992 पर आते हैं। अब 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, हिंदू मुस्लिम का एक टकराव होता है, तो उस समय आरएसएस ने एक चीज सोच ली कि अब तो सक्रिय रूप से राजनीति में उतरना पड़ेगा, और फिर वो पूरे भारत की यात्रा निकालते हैं। और वो यात्रा डियर फ्रेंड्स अयोध्या होते हुए, और कहाँ तक जानी थी, जो कश्मीर में जो लाल चौक है वहां पर बोला गया था कि वहां पर हम तिरंगा लहराएंगे। तो उसी यात्रा में डियर फ्रेंड्स, जो 1992 में जो स्टार्ट हुई थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में, तो नरेंद्र मोदी जी भी उस समय सक्रिय हो चुके थे। वो भी अपनी मतलब मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे तक आ चुके थे। तो वो भी एज ए प्रीचर, एज ए प्रचारक काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी भी। और उस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सामने आए, और जो लाल चौक जहां पर तिरंगा लहराने की किसी की हिम्मत नहीं थी, तो वहां पर उस दौरान तिरंगा लहराने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। और आप सभी ने उस समय का भाषण वायरल भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, कि वहां पर हिम्मत करने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। और आज डियर फ्रेंड्स, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। जम्मू कश्मीर नहीं असंभव था, क्योंकि वैसे हम गिन लेते थे जम्मू कश्मीर हमारा, बट जम्मू कश्मीर हमारा नहीं था, ये सिर्फ हमें पढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो हमारा नहीं था, क्योंकि उनका झंडा अलग था, उनके कानून अलग थे। वो सिर्फ भारत में पढ़ाया जा रहा था ताकि लोग इस बारे में जान ही नहीं पाए। उनके नियम अलग थे, लेकिन धारा 370 जो कि नेहरू की देन थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लाख मना करने पर भी संविधान के अंदर धारा 370 आई। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बाबा साहब के सपने पूरे कौन कर रहा है?
यानी कि संविधान में जो चीजें बाबा साहब चाहते थे लेकिन वो नहीं हुई, वो सपने अब पूरे हो रहे हैं। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि संविधान में 35 से धारा हो, आर्टिकल हो, 35 से हटाई मोदी जी ने। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि 370 हो, मोदी जी ने खत्म कर दिया। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि यहां 3 तलाक रहे, मोदी जी ने खत्म कर दिया। यानी कि जो चीज बाबा साहब चाहते थे वो चीजें, वो सपने उनके अब पूरे हो रहे हैं। और किसी सरकार में ताकत भी नहीं कि कोई पूरे कर देगा। बिकॉज अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है, पहली बात तो बनेगी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक सक्रिय पार्टी के रूप में उभर गई थी। कांसीराम जी ने बहुत प्रयास करके पार्टी को खड़ा किया, बहुत मेहनत की, पूरे देश में साइकिल यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया, जगाया, लोग जोड़े, लेकिन वो गलती कर गए कि सारी कमान उन्होंने बहन मायावती के हाथ में दे दी। बहन मायावती ने किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया। दैट्स बिटर ट्रूथ। ये कड़वी सच्चाई है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं उन्हें बुरी लगेगी। बहन मायावती ने किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया। यानी कि कांसीराम के बाद वो अध्यक्ष बन गई, बहुजन समाज पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। जब तक जिएगी वही प्रेसिडेंट रहेंगी। उनके मरने के बाद उनका जो भतीजा है वो इस पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। और जब वो सत्ता में आई, पहली बार मुख्यमंत्री बनती हो 3 जून 1995 को। बहुत सारे साथियों को यह भी नहीं पता कि बहन मायावती की जान किसने बचाई थी। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले दिन की घटना क्या घटना थी, किसने बहन मायावती का रेप होने से बचाया, किसने उसके मर्डर होने से बचाया। ना ही कभी बहन मायावती ने किसी भाषण में जिक्र किया, ना ही जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं वो जानते इस बात को, क्योंकि उन्हें कोई बताता ही नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। वैसे मैं कई लाइव में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। हो सकता कोई नया साथी सुने या एक बार सुनने से घटनाएं याद भी नहीं रहती। 1992 में चुनाव होते हैं डियर फ्रेंड्स। एक यानी कि बसपा और सपा का गठबंधन होता है। कांसीराम और मुलायम सिंह यादव गठबंधन करते हैं और नारा देते हैं, मिले मुलायम कांसीराम। ध्यान से सुने, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा आपने सुना होगा। ये 1992 में नारा दिया गया था। और इस नारे से डियर फ्रेंड्स वो सरकार यानी कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक के बलबूते पर उनका गठबंधन जीत जाता है। सीट ज्यादा मुलायम सिंह की पार्टी की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन गए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बने उन्हें अभी 2-3 साल हो गए। तो मायावती सोचती है कि क्यों न राज्यपाल को मैं मिलूं और विधानसभा में बहुमत पेश करके और मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाऊं।
भी कोई भी आदमी है जो राजनीति में हर कोई प्रोग्रेस चाहता है। मायावती ने सोचा कि क्यों न मैं बहुमत पेश कर दूं विधानसभा में और मुख्यमंत्री बन जाऊं। अच्छी सोच थी। तो उन्होंने 2 जून 1995 अपने जितने उनके साथ विधायक थे उनको लखनऊ में जो गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में बुला लेती है और मीटिंग करती है। और ये खबर मुलायम सिंह यादव को लग जाती है कि बहन मायावती सांठगांठ कर रही है। और उस समय जाना माना जो गुंडा था उत्तर प्रदेश का, अहमद अंसारी, नाम सुना होगा, जिसका अभी पीछे योगी आदित्यनाथ जी ने वो ठिकाने लगाए हैं, जहां भेजने थे वो भेजे हैं। तो अंसारी बहुत जबरदस्त गुंडा था, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं मुलायम सिंह यादव के, ऐसे ऐसे मायावती को उठा के लाओ फार्म हाउस पर, हम बनाएंगे उसे मुख्यमंत्री। और उसके जितने चेले हैं उन्हें चेलों को उठा लाओ। तो वहां डियर फ्रेंड्स अंसारी की टीम पहुंच जाती है। गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हवा में फायरिंग होने लगती है। और जब हवा में फायरिंग होती है तो डियर फ्रेंड्स आधी भीड़ तो वैसे भाग जाती, आधी से ज्यादा। अब बहन मायावती कांपने लग जाती है। आप कभी ये भी पढ़ के देख लेना कि बहन मायावती साड़ी क्यों नहीं बांधती, आपको सारी समझ में आ जाएगी, सारा भूत उतर जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बहन मायावती ने शादी नहीं की इसलिए साड़ी नहीं बांधती। पहले बहन मायावती साड़ी की बहुत शौकीन थी, लेकिन उस दिन के बाद मायावती ने कभी साड़ी नहीं डाली। तो साथियों अब खतरा बढ़ जाता है। वो जो गुंडे आए हुए थे उन्होंने मायावती के 5 विधायकों को गाड़ी में लोड कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैठा लिए, क्योंकि वो उठा उठा के फेंके थे गाड़ी में। और अब बच जाती बहन मायावती, वो भी उठानी थी और मुलायम सिंह के आगे पेश करनी थी। तो देखा कि बहन मायावती पुलिस वालों को बोल रही है, पुलिस वाले वहां पे एसपी खड़ा है, डीएसपी खड़ा है, डीसी खड़ा है, पूरा प्रशासन खड़ा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह यादव का आदेश नहीं था। बहन मायावती को कोई नहीं बचा रहा था। फिर एक विधायक जो कि जाति से ब्राह्मण था, जिनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने देखा कि देखो साथियों, इंसानियत होती है, जिस व्यक्ति में इंसानियत होती है वो जाति नहीं देखता। नहीं तो वो भी सोच लेता है यार ये चमारी है, पड़ी रहने दो, उठा के ले जाने दो, आपको क्या है, आपको तो वैसे भी ये सारी पार्टी गाली बकती है, जाने दो इसे। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं से इंसानियत जागी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी लठ लेकर जाते हैं और जो गुंडे थे उनके साथ वो अकेले ही लड़ने लगते हैं। अब एक आदमी ने हिम्मत की तो उसे देखकर दूसरे व्यक्ति में भी हिम्मत आई, फिर तीसरे में भी हिम्मत आई और वो बहन मायावती को 2 नंबर कमरे से निकालकर 1 नंबर कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और कह देते हैं बहन जी, आपने जब तक हम न कहें आपने दरवाजा नहीं खोलना, जब तक हम न कहें। उन्होंने कहा ठीक है। बाद में पुलिस भी कहने लगी बहन जी दरवाजा खोल दो, हम हैं। बहन मायावती ने दरवाजा नहीं खोला और रात को नियर अबाउट 11 बजे जब ये हो गया कि भाई मामला शांत हो गया, जो गुंडे थे वो 5 जो विधायक उन्होंने लोड कर रखे थे उन्हें उठाकर फार्म हाउस पर ले गए।
तो ऐसा हुआ कि हाँ मामला शांत हो गया, तो बहन मायावती को वो बाहर निकालते हैं और सेफली उनके रेजिडेंस पर छोड़ देते हैं। अगले दिन 3 जून हो जाता है। 3 जून 1995 को एट ए टाइम अपना बहुमत साबित कर देती है राज्यपाल के सामने, और उसी दिन बहन मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती है और ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मान लेती है कि आज से आप मेरे भाई हो, आपने मेरी जान बचाई है। और जान बचाने वाला तो साथियों भाई नहीं, मतलब भाई से भी बढ़कर अगर कोई रिश्ता है तो भगवान का रिश्ता मानते। जान बचाने वाला तो भगवान होता है, वो उनकी नजरों में भगवान स्वरूप हो गई। ठीक 1 साल के बाद 1996 में अंसारी के गुंडे उसी ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मार देते हैं जान से, यानी कि उनका मर्डर कर देते हैं। बहन मायावती अपने भाई की जान का बदला नहीं ले पाई। बहन मायावती अपने भाई, जो भाई बनाया था, जिसने उनकी जान बचाई थी, मौत का बदला नहीं ले पाई। 3 बार तो बहन मायावती की सरकार वैसे ही थोड़े थोड़े समय के दौरान गिर जाती है, लेकिन एक योजना बहन मायावती पूरी करती है मुख्यमंत्री पद की। और वो किस नारे से करती है, वो नारा भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा नारा। उन्होंने फिर देख लिया कि ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी, फिर उनका जो नारा था वो नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारे पर 5 साल उत्तर प्रदेश में वो शासन करती। लेकिन अपने भाई की मौत का बदला, यानी कि जिस व्यक्ति ने बहन मायावती की जान बचाई, रेप होने से बचाया, उसकी जान का बदला बहन मायावती नहीं ले पाई। अरे ऐसे भाई के लिए तो बहन मायावती अगर मर भी जाती, कुर्बान भी हो जाती, तो शायद उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता कि जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई उसके लिए बहन मायावती चाहे कुर्बान हो जाती, लेकिन अगर वो उसका बदला ले लेती तो उसे देवी स्वरूप पूजा जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। अब उस गुंडे को ठिकाने पर किसने लगाया? अहमद अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने। तो साथियों, ये जो 3 बार आरएसएस बैन हुआ, ये डेट मैंने बताई आपको कि एक बार जब महात्मा गांधी की हत्या होती है, नथुराम गोडसे जब हत्या करते हैं उस समय, एक बार 1975 में इंदिरा गांधी जब नेशनल इमरजेंसी घोषित करती है, और एक बार आरएसएस बैन होता है 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। तो आगे की बातें डियर फ्रेंड्स हम करेंगे शाम को, रात को ठीक मैं कोशिश करूंगा 9 बजे लाइव आने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जितने भी साथी लाइव से जुड़े हुए हैं, किसी का कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती हैं तो बाद में फिर जितने साथी देखते हैं वो पूरी वीडियो नहीं देख पाते। वैसे मेरा लाइव काटने का कोई मन नहीं करता, बट क्योंकि मेरे पास तो कोई काम है नहीं, मेरा तो काम ही ये है। लेकिन बहुत सारे साथी हैं वो इतने बिजी शेड्यूल में हैं कि वो बाद में लंबी वीडियो नहीं सुन पाते। तो विचार, आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें। मैं पूरा एनालाइज करता हूं, हर चीज को मैं देखता हूं कि ये कहां तक इसमें सच्चाई हो सकती है और कहां तक ये झूठ हो सकती है। पहली बात डियर फ्रेंड्स कि मैं सच बोलने से हिचकिचाता नहीं। मैं ये नहीं कि कोई कास्टिज्म के हिसाब से मैं बोलूं कि वो उस कास्ट का है, उसके सिर्फ गुण बताएं, उसमें जो कमी है उसकी कमी भी बताओ। और जो अदर कास्ट के हैं उनमें जो कुछ लोग हैं उनकी सिर्फ बुराई देखेंगे और बुराई बताएंगे, नहीं।
जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भाई कोई ऐसे नहीं थे कि वो अनपढ़ थे, वो राजनीति में पीएचडी थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो थे तो थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थे। भाई कोई गलत किया उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो काबिलियत होगी व्यक्ति की वो होगी तो होगी। लेकिन बात यह कि संविधान अच्छा क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वहां पर भी जो प्रस्ताव पास होता था वही कानून में लिखा जाता था। और प्रस्ताव कौन सा पास होता था? जो प्रस्ताव नेहरू और गांधी चाहते थे कि ये पास होना चाहिए, वही पास होता था। रही बात कुछ रिजर्वेशन के ऊपर, मैंने कल भी बताया था, चलो 2-4 मिनट में और लाइव को बढ़ाता हूं कि जो रिजर्वेशन, रही बात रिजर्वेशन की, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि जो जाति है ये जाति संविधान की देन है, यानी जन्म के आधार पर जो जाति है ये संविधान ने दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर थिंकिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि संविधान ने जन्म के आधार पर जाति दी है। पहले कर्म के आधार पर जाति थी, ये सभी मानते हैं। कर्म के आधार पर जाति थी तो ये भी ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। ये भी एक हमारे समाज को तोड़ने के लिए ये चीजें घड़ी गई है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी की गई है, डिस्टोर्टेड वर्जन हमें पढ़ाई गई है ताकि इनमें फूट बनी रहे। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि जो जर्मनी विद्वान थे मैक्स मुलर बहुत विद्वान थे। मैक्स मुलर अंग्रेज लेकर आते हैं भारत में मैक्स मुलर को, और मैक्स मुलर फिर संस्कृत सीखते हैं और संस्कृत सीखने के बाद वो यहाँ के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर अंग्रेजों को बताते हैं कि इनमें चेंज अगर नहीं किया तो इनके ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो उनके साथ छेड़खानी करवाते हैं और डिस्टोर्ट कर देते हैं, यानी कि जो अर्थ होते, क्योंकि कोई भी शब्द है उसके डियर फ्रेंड्स एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, तो ऐसे अर्थ फिट करवा देते हैं जिससे कि लोग भ्रमित हो जाएं। जैसे कि हिंदुओं में सबसे ज्यादा जो भ्रमित करने वाला वर्ड डाला गया 33 करोड़ देवी देवता, कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता, यानी कि वहां पर जो कोटि वर्ड लिखा हुआ था 33 कोटि के देवता हैं। तो कोटि का मतलब तो प्रकार था कि 33 प्रकार के देवता हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोटि का दूसरा अर्थ डियर फ्रेंड्स करोड़ होता है, उन्होंने प्रकार को हटा के वहां पे करोड़ लिख दिया कि 33 करोड़ देवता है। तो ताकि हिंदू हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएं और अपने ही धर्म ग्रंथों को घटिया समझने लगे कि ये तो यानी कि ब्राह्मणों ने ऐसे ही लिख रखे हैं, इनमें कुछ नहीं है। तो ऐसे जो ग्रंथ है ये डिस्टोर्टेड ग्रंथ है साथियों। जो ओरिजिनल जो ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है। मैं हर लाइव में बताता हूं कि साइंस को धर्म ग्रंथों तक पहुंचने में अभी हजारों वर्ष, कई हजारों वर्ष लगेंगे, क्योंकि ये जो आजकल जो रिसर्च हो रही है, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, ये सारी की सारी इन्वेंशंस हमारे ऋषि मुनि पहले ही करके जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ज्यादा वो बात नहीं बताऊंगा, जैसे ये नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र, तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि ये सौर मंडल है, इसके चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगा रही हैं। अब साइंस कहने लगी कि 9 नहीं है 8 है। कई सालों तक हम 9 पढ़ते रहे, अब ये कहने लगे हैं भाई 8 है। अब इन्होंने 9वां क्यों गायब कर दिया, कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता, बट 9 ग्रह हमने साइंस में पढ़े हैं कि 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रह का जिक्र मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हजारों साल पहले ही करके गए हैं। और सबसे बड़ा ग्रह उन्होंने बृहस्पति को माना। आज साइंस बता रही है बृहस्पति, उन्होंने बृहस्पति का नाम दिया गुरु, क्योंकि गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। और जितने भी ये जो उल्का पिंड है डियर फ्रेंड्स, आपने कई बार पढ़ा होगा कि कोई उल्का पिंड है वो पृथ्वी से टकराएगा और इतने सालों बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सारे सृष्टि खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा। आपने कई बार ऐसी खबरें देखी होंगी, तो वो खबरें फेक नहीं होती, वो एक्चुअली में उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहे होते हैं।
लेकिन वो फिर टकराते क्यों नहीं? टकराते क्यों नहीं है फिर? बिकॉज जो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि जो गुरु ग्रह है, जो बहुत बड़ा है, उसकी ग्रेविटी पावर बहुत स्ट्रांग है, और वो उल्का पिंड को पहले ही ये कह देता मेरी तरफ आ जा, पृथ्वी पर मत जा। तो जो बृहस्पति ग्रह है उस उल्का पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है, क्यों? और हमारा बचाव हो जाता है। इसीलिए हम बृहस्पति की पूजा करते हैं। आप सोचते हैं कि बृहस्पति की, यानी कि हम किसी पीर पैगंबर की पूजा कर रहे हैं बृहस्पति की। नो, ये पूजा ऐसे नहीं चली हुई, इनके पीछे साइंस है। हर चीज को जो हमारे पूर्वज थे वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते थे, अध्यात्म से जोड़ देते थे। ये बकवास नहीं है जो हमें बकवास लग रही है। लोग कहते हैं कोई धर्म नहीं, धर्म अफीम है, अपने बच्चों को पढ़ाओ और कामयाबी पाओ। पढ़ना और नौकरी लगना, शादी करवाना, बच्चे पैदा करना, मेरे हिसाब से दैट्स नॉट सक्सेस। ये कामयाबी नहीं है। इसको कौन कामयाबी कहता है? कि पढ़ो, नौकरी लगो, शादी करवाओ, फिर बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर बच्चों को नौकरी। इफ वी हैव नो सैक्रामेंट्स, अगर हमारे पास संस्कार नहीं है, ऐसी नौकरी, ऐसी कामयाबी। हमारे देश में जगह जगह अनाथ आश्रम है। क्यों है ये अनाथ आश्रम? और उन अनाथ आश्रमों में कैसे लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम में कैसे लोग रहते हैं? ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन उन माँ बापों को, उन बुजुर्गों को रोटी नहीं है। उनकी जो बुढ़ापा पेंशन है, वो बुढ़ापा पेंशन तक औलाद छीन लेती है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज वी हैव गॉन फार अवे फ्रॉम अवर रिलीजियस। क्योंकि हम हमारे धर्म से दूर गए हैं। हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, क्योंकि उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई। पढ़ो कामयाब हो, पढ़ो कामयाब हो। बच्चे सिर्फ ये सुन रहे। दूसरी बात, कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है तो कोई किसी का नहीं तो आपका भी कोई नहीं है। अभी पीछे रेवाड़ी में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष, दो लोगों ने सुसाइड किया है, जहर पिया है। अभी की घटना है, वो 15-20 दिन पहले की, रेवाड़ी की। सुसाइड नोट लिख के फिर उन्होंने जहर पिया है। उनका एक बेटा था, बेटे को पढ़ाते हैं, कामयाब बनाते हैं, इतना कामयाब हो जाता है बेटा कि आईएएस ऑफिसर बन जाता है। फिर बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। घरवाली भी ऑफिसर है उसकी। बूढ़ा और बुढ़िया की इतनी हालात खराब कर देते हैं वो। उन्हें खाना नहीं मिलता, बेचारों को, बीमार हो जाते हैं, खाना नहीं है उन्हें। अब ये बताते हुए भी शर्म आ रही है उन्हें कि हमारे बेटे आईएएस ऑफिसर हैं, हमारी बहू अधिकारी है। मर जाते हैं लास्ट में वो सब जहर पी के। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा भाई? इससे अच्छा दिहाड़ी मजदूरी कर लो, कम खाओ। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे फर्ज हैं, अगर हम उनसे दूर भाग रहे हैं, अगर ऐसी शिक्षा हम ले रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई कामयाबी। आज लोगों की हालत ये है डियर फ्रेंड्स, एक पुरुष नौकरी कर रहा है, बड़ी मेहनत से उसने नौकरी हासिल की। हालात पता क्या हो गई? वो अपनी जिंदगी खुद नहीं जी सकता। उनकी सैलरी उनकी पत्नियां निकाल रही हैं। क्या जिंदगी है ये?
इसे कामयाबी कहोगे आपकी, वो कामयाब पुरुष है। वो अपनी मन मर्जी से अपने फ्रेंड्स को अपने घर नहीं बुला सकता। क्या लाइफ है? कामयाबी है ये। फिर उसके बच्चे उसकी सैलरी को छीना झपटी हो रही है। कामयाबी बोलोगे इसे आप कि कामयाबी है ये? इसलिए डियर फ्रेंड्स, धर्म से दूर मत भागो। हमारे जो आज जो बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो जो पैटर्न, जिस पैटर्न से संस्कार आते थे, वो पैटर्न क्या होता था कि बच्चे हैं वो दादा दादी के पास रहते थे, नाना नानी के पास रहते थे, दादा दादी उन्हें कहानियां सुनाते थे, बातें बताते थे। हमारे ज़माने में ये था, ये था, वो था, भाई ये तेरा चाचा है, ये ताऊ है, ताऊ बड़ा होता है, बड़ा भाई बाप समान होता है। अब ये बातें बच्चे सुनते ही नहीं। कहाँ सुनेंगे? कहीं जाने ही नहीं देते। स्कूल गया, स्कूल से ट्यूशन पे गया, कितने मार्क्स आए, इतने आए, इतने क्यों आए? बच्चा तो इन चीज़ों में उलझ गया। उसमें कहाँ से सैक्रामेंट आएंगे, कहाँ से संस्कार आएंगे, कौन देगा? क्या बनेंगे फिर वो? नौकरी हासिल कर भी लेंगे तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ टाइप ऑफ जॉब? ऐसी नौकरी का फायदा क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, रात को लगभग 9 बजे मैं पुनः आप लाइव आऊँगा। आपका मन करे तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, आपका मन करे कमेंट में लिख दिया करें। मुझे कोई सुने या न सुने, दैट्स माई ड्यूटी टू गो लाइव एंड spread my thoughts in the universe. If you are not listening anybody, then one day the coming generation will definitely listen to me. आज आप नहीं सुन रहे, मुझे पता है आने वाली जनरेशन तो सुनेगी। आपकी जनरेशन नहीं सुनेगी, मेरी जनरेशन तो सुनेगी। उन्हें तो प्राउड फील होगा कि मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे। मेरे पोते होंगे तो वो बोलेंगे मेरे दादाजी बोलते थे, ना ही किसी से डरते थे, जो सच होता था सच बोलते थे, सच के लिए सीना तान के खड़े होते थे। तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दिस थिंग्स। मुझे इन चीज़ों का गर्व है कि मैं बोलता रहूँगा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।